नमस्कार। हर साल जब भारत का यूनियन बजट पेश होता है तो वो सिर्फ एक भाषण नहीं होता। उस भाषण में किए गए हर वादे को कानून बनना पड़ता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये होता कैसे है और उन खास कानूनी औजारों को जानेंगे जिन्हें हम वित्तीय विधेयक कहते हैं। जब वित्त मंत्री अपना भाषण खत्म करते हैं तब तो असली काम शुरू होता है। वो बड़ी बड़ी घोषणाएं, वो टैक्स में बदलाव, उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। पर ये होता कैसे है? कौन से नियम हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं? इसका जवाब मिलता है एक खास तरह के कानून में, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल बिल या वित्तीय विधेयक। कह सकते हैं कि ये वो कानूनी जरिया है जो बजट के प्रस्तावों को हकीकत में बदलता है, चाहे वो पैसा खर्च करने की बात हो या टैक्स वसूलने की। तो चलिए आज का हमारा सफर कैसा रहेगा ये देखते हैं। सबसे पहले हम बजट से कानून बनने तक की यात्रा को समझेंगे, फिर वित्तीय विधेयक क्या होते हैं ये जानेंगे। उसके बाद हम इसके 3 अलग अलग प्रकारों की बात करेंगे, संसद में इनका रास्ता कैसा होता है ये देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ये जो विधेयक हैं, ये सिर्फ कोई संसदीय प्रक्रिया नहीं है। इनकी जड़ें सीधे भारत के संविधान से जुड़ी हुई हैं। संविधान के ये 2 आर्टिकल 110 और 117 ही वो बुनियाद हैं जिन पर भारत का पूरा वित्तीय ढांचा टिका है। यही आर्टिकल बताते हैं कि कौन सा बिल क्या कहलाएगा और उसे पास करने के नियम क्या होंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जब हम वित्तीय विधेयक कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक तरह का बिल नहीं होता। ये असल में एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह के बिल आते हैं। ये हैं वो 3 किस्में जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है धन विधेयक यानी मनी बिल, दूसरा वित्तीय विधेयक टाइप 1 और तीसरा वित्तीय विधेयक टाइप 2। तीनों का काम और संसद में इनका सफर एक दूसरे से काफी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक की। इसे आप सरकार के सबसे जरूरी और अर्जेंट वित्तीय कामों के लिए एक एक्सप्रेस लेन की तरह समझ सकते हैं। देखिए, इसका दायरा बिल्कुल साफ है। इसमें सिर्फ टैक्स लगाने हटाने, सरकार के उधार लेने या भारत की संचित निधि से जुड़े मामले ही आ सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। और सबसे बड़ी बात, राज्यसभा इसे गिरा नहीं सकती। सिर्फ 14 दिन। राज्यसभा के पास धन विधेयक पर अपने सुझाव देने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त होता है। अगर वो 14 दिन में इसे वापस नहीं भेजती तो इसे पास मान लिया जाता है। ये साफ दिखाता है कि पैसे के मामलों में लोकसभा कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, यानी वित्तीय विधेयक टाइप 1। इसे आप एक पैकेज डील की तरह सोच सकते हैं। इसमें धन विधेयक वाली बातें तो होती हैं, साथ में कुछ और सामान्य कानून के प्रावधान भी जोड़ दिए जाते हैं। ये भी धन विधेयक की तरह सिर्फ लोकसभा में ही पेश होता है और इसके लिए भी राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी जरूरी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। राज्यसभा के पास इसे बदलने या यहां तक कि इसे गिराने की भी पूरी शक्ति होती है। और अब बारी है तीसरे और आखिरी प्रकार की, वित्तीय विधेयक टाइप 2। ये एक तरह का स्पेशल परमिट है जो सरकार के कुछ खास तरह के खर्चों से जुड़ा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन। इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी नहीं चाहिए, और तो और इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। पर हां, पास होने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। तो अब तक हमने जो भी देखा उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये तीनों बिल संसद में एक ही रास्ते से नहीं गुजरते। सबका सफर और सबके नियम अलग अलग हैं। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये सारे फर्क एक ही जगह पर एकदम साफ कर देती है। देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश पहले 2 के लिए जरूरी है, तीसरे के लिए नहीं। पेश करने का सदन भी बदल जाता है। और सबसे जरूरी, राज्यसभा की शक्ति। धन विधेयक पर वो लगभग शक्तिहीन है, लेकिन बाकी दोनों पर उसके पास काफी ताकत है। ये पूरा डिजाइन एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं। आखिर ये सब इतना पेचीदा क्यों है? ये अलग अलग तरह के बिल, ये नियम, ये सब कुछ हमारे लोकतंत्र के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर टिकी है कि सरकार संसद की मर्जी के बिना जनता से न तो 1 रुपया टैक्स ले सकती है और न ही सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च कर सकती है। यही तो है सरकार पर संसदीय नियंत्रण की असली नींव।
हमारे सोर्स मटेरियल से लिया गया ये एक वाक्य इस पूरे सिस्टम के दिल को छू लेता है। हर कमाई और हर खर्च के लिए संसदीय मंजूरी अनिवार्य है। जरा सोचिए, अगर ये बिल ना हो तो क्या होगा? सरकार मनमाने ढंग से खर्च करेगी, बिना कानूनी आधार के टैक्स वसूलेगी। लेकिन जब ये विधेयक होते हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। हर चीज पर संसद की नजर होती है और हर फैसले के लिए एक लोकतांत्रिक मंजूरी होती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। कागज पर तो जवाबदेही का ये ढांचा बहुत मजबूत है, पर असल जिंदगी में सरकारी खर्च पर लगाम लगाने में ये कितना असरदार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे लोकतंत्र में बहस हमेशा चलती रहती है।